नमस्कार। बोधी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 की हॉर्नबिल किताब से एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। पता है, ये कहानी असल में लेखक और उनकी दादी के बीच जो एक खूबसूरत सा रिश्ता था ना, उसकी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ हम देखेंगे कई अलग अलग रंगों में ढलता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल सफर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की, जहां लेखक अपनी यादों के पिटारे से अपनी दादी की एक तस्वीर खींचते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर ही मन में एक अजीब सी शांति घुल जाती है। लेखक कहते हैं कि उनके लिए उनकी दादी हमेशा से बूढ़ी ही थी। मतलब इतनी बूढ़ी कि और बूढ़ा होना मुमकिन ही नहीं लगता था। छोटी सी, मोटी सी और कमर से थोड़ी झुकी हुई। उनका चेहरा मानो झुर्रियों का एक जाल सा बिछा हो, लेकिन उन झुर्रियों के पार एक गजब की शांति थी। वो हमेशा बेदाग दूधिया सफेद कपड़े पहनती थीं। उनका एक हाथ कमर पर रहता सहारा देने के लिए और दूसरा हमेशा अपनी माला के मनकों पर फिरता रहता। वो शायद दुनिया की नज़रों में सुंदर नहीं थीं, लेकिन उनकी आत्मा में एक कमाल की शांति और खूबसूरती थी। खुशवंत सिंह उन्हें शब्दों में कुछ ऐसे बयां करते हैं जैसे वो पवित्र सफेदी का एक विस्तार हो जो शांति और संतोष की सांस लेता हो। जरा सोचिए, जैसे सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों को देखकर एक ठहराव महसूस होता है ना, ठीक वैसी ही थी उनकी दादी। अच्छा, अब चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब लेखक और उनकी दादी गांव में एक साथ रहते थे। ये उनके रिश्ते का सबसे मजबूत और सबसे गहरा दौर था, एक अटूट दोस्ती का दौर। हर सुबह वही थी जो उन्हें जगाती, नहलाती और स्कूल के लिए तैयार करती, और ये सब करते हुए वो एक ही सुर में अपनी प्रार्थना गाती रहती। क्यों? बस इस उम्मीद में कि शायद पोता भी सुनकर उसे याद कर लेगा। वो लेखक की लकड़ी की स्लेट को पीली मिट्टी से पोतकर स्याही के दवात और कलम के साथ तैयार रखती। सच में उनकी पूरी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। और स्कूल भी तो साथ ही जाते थे, क्योंकि स्कूल मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। तो जब लेखक बरामदे में क ख ग सीखते, तब दादी अंदर बैठकर धर्मग्रंथ पढ़ती थीं। और वापसी में गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाना उनका रोज का काम था। वो वाकई में ऐसे साथी थे जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। उनकी इस पक्की दोस्ती में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये मोड़ तब आया जब लेखक के माता पिता ने उन्हें शहर बुला लिया, और बस यहीं से उनके बीच एक अनकही दूरी धीरे धीरे पनपने लगी। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बदलाव कितना बड़ा था, साफ पता चलता है। गांव का वो मंदिर वाला स्कूल अब शहर के इंग्लिश स्कूल में बदल गया था। धर्म ग्रंथों की जगह अब साइंस और म्यूजिक ने ले ली थी। वो साथ में पैदल चलना अब मोटर बस में अकेले जाने में बदल गया, और गांव के कुत्तों की जगह अब शहर की गौरैयों ने ले ली थी। मतलब पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अब दादी को ये सब कहाँ पसंद आने वाला था। ये नई अंग्रेजी पढ़ाई उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि स्कूल में भगवान के बारे में, धर्म के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई, जिस दिन उन्हें पता चला कि लेखक को म्यूजिक सिखाया जा रहा है। वो तो जैसे टूट ही गईं। उनके हिसाब से संगीत शरीफ लोगों का काम था ही नहीं। इसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो चुप हो गईं, और उनकी वो खामोशी उनकी नाखुशी का सबसे बड़ा सबूत थी। तो जब इंसानों का साथ धीरे धीरे कम होने लगा, तो दादी ने अपने अकेलेपन से लड़ने के बजाय उसे अपना लिया। और जानते हैं, उसी एकांत में उन्होंने खुशी का एक नया चहचहाता हुआ जरिया ढूंढ लिया। जब लेखक यूनिवर्सिटी गए और उन्हें अपना एक अलग कमरा मिल गया, तो उनकी दोस्ती की जो एक पतली सी डोर बची थी ना, वो भी टूट गई। दादी ने कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। अब उनका सारा दिन चरखे के पास गुजरता, सुबह से शाम तक होंठों पर प्रार्थना लिए हुए। वो अब अकेली थीं, पर उनके नए दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। और ये दोस्त कोई एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों थे। हर दोपहर वो चरखे से उठकर गौरैयों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थीं। और क्या नज़ारा होता था वो। सैकड़ों नन्ही नन्ही चिड़ियां उनके चारों तरफ आकर एक प्यारा सा शोर मचा देती। कोई उनके पैरों पर बैठ जाती, कोई कंधों पर, और कुछ तो सिर पर भी बैठ जाती। वो बस मुस्कुराती रहती, पर उन्हें कभी भगाती नहीं थीं। सच में ये उनके पूरे दिन का सबसे ज्यादा खुशी वाला आधा घंटा होता था। कहानी अब उस मोड़ पर आती है जब लेखक को 5 साल के लिए विदेश जाना था।
ये उनके रिश्ते और खासकर दादी के सब्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। विदाई के वक्त दादी स्टेशन पर आईं, लेकिन वो जरा भी भावुक नहीं हुई। ना कोई शब्द कहा, ना कोई आंसू बहाया। उनके होंठ बस प्रार्थना में हिल रहे थे और उनका मन प्रार्थना में ही खोया हुआ था। उन्होंने चुपचाप लेखक के माथे को चूमा। लेखक को लगा कि वो गीला निशान शायद उन दोनों के बीच आखिरी मुलाकात की निशानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 साल बाद जब लेखक लौटे तो दादी वहीं स्टेशन पर मिली, और कमाल की बात ये कि वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थीं। लेकिन उस शाम उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी शाम की प्रार्थना छोड़ दी। जी हां, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी टूटी फूटी ढोलक उठाई और घंटों तक योद्धाओं के घर लौटने की गीत गाती रहीं। ये पहली बार था जब लेखक ने उन्हें प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। और अब हम कहानी के सबसे मार्मिक, सबसे भावुक हिस्से पर पहुंचते हैं, उनकी शांतिपूर्ण मृत्यु और उन नन्हे दोस्तों यानी गौरैयों की तरफ से दी गई एक ऐसी श्रद्धांजलि जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अगली ही सुबह वो बीमार पड़ गईं और उन्होंने सबको बता दिया कि उनका अंत नज़दीक है। वो शांति से बिस्तर पर लेटीं, प्रार्थना करती रहीं, और फिर अचानक उनके होठ थम गए और माला उनकी बेजान उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और सब जान गए कि वो अब नहीं रहीं। जब रिवाज के मुताबिक उन्हें लाल कफन में लपेटकर जमीन पर लिटाया गया, तब एक बहुत ही अजीब घटना घटी। हजारों गौरैयां उनके शरीर के चारों ओर बरामदे में और कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं, और चारों तरफ एक गहरी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। कोई चहचहाहट नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो सब अपनी दोस्त के जाने का शोक मना रही हों। लेखक की मां को उन पर तरस आया और उन्होंने रोटी के टुकड़े तोड़े, ठीक वैसे ही जैसे दादी करती थीं। लेकिन एक भी गौरैया ने उन टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं। और जब परिवार वाले दादी के शव को लेकर गए तो वो सब चुपचाप वहां से उड़ गईं। वो उस दिन रोटी के लिए नहीं आई थीं, वो अपनी दोस्त को खामोश विदाई देने आई थीं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। गौरैयों के इस बर्ताव को देखकर क्या लगता है, क्या जानवर भी हम इंसानों की तरह दुख, लगाव और बिछड़ने का शोक महसूस कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही पाठों के गहन विश्लेषण के लिए बोधि क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।